तो सभी को जय हिंद। तो हम क्या करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन जो है जीके के करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 50 क्वेश्वन करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं, ठीक है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए काम कर देगा। जीके तो जीके होता है, वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं सब में ये काम कर देगा। तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम बहुत लग रहा है तो आप स्पीड में करके इसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो हम 10 प्रश्न करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के। तो ये प्रश्न हमने कल भी करा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। जादुई अनुष्ठानों यानी जादू टोना इनके बारे में बताता है। तो सही आंसर है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर है अथर्ववेद। तो हमारा पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर है बलिदान। तो यजुर्वेद में जो यजुर्वेद है उसमें युद्ध की चर्चा है, ठीक है। य से युद्ध, य से यजुर, तो यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों के उपचार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो अथर्ववेद है, ठीक है। सही आंसर है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, G20, उसका जो ध्येय वाक्य था वो वसुदेव कटुम्बकम था, ठीक है। तो पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर है महाउपनिषद। तो महाउपनिषद, तो यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं कि महाउपनिषद में वसुदेव कटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती यानी संसार, धरती यानी संसार ही परिवार होता है। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे उन कितने उपनिषदों में से कितने को उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो देखो इसका सही आंसर है ए वाला। तो टोटल जो उपनिषद है वो 108 हैं, लेकिन 11 ही उनमें से मुख्य हैं। तो टोटल 108 लेकिन 11 प्रमुख है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, सबसे पुराना उपनिषद है। कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है। तो सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो ये सबसे पुराना उपनिषद है। आगे प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, यहाँ पे गैप है, मूल तत्वों से बनी है। प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है, ठीक है। सबको पता है कि प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है, 5। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है। प्रश्न है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और किस देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था। इसका सही आंसर है भगवान यम। तो यमराज और नचिकेता के बीच जो चर्चा है, जो बातचीत है, उसी के बारे में कठोपनिषद में दिया गया है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी वाला है। तो बिंबिसार जो है वो गुप्त वंश का शासक नहीं है, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का ये सही है। राजा राज चोल ये भी सही है। कनिष्क कुषाण के ये भी सही है, लेकिन बिंबिसार वाला गलत है। आगे प्रश्न है कि बिंबिसार, यहाँ पे गैप है, किस राज्य का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था। सही आंसर ए मगध। तो बिंबिसार मगध का शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। सही आंसर है राजगीर। सही आंसर है राजगीर। तो राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास। अब 10 प्रश्न कर लेते हैं हम संविधान का। इसके बाद 10 प्रश्न करेंगे आधुनिक इतिहास का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है संविधान का कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है, ली गई है। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। सही आंसर है फ्रांस, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी भाईचारे का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो भावना है वो फ्रांस के संविधान से ली गई। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं।
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ यानी आयरलैंड। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सही आंसर है सी, जर्मनी से, ठीक है। तो जर्मनी से जो है आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो बता दूं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 356 तक आपातकाल के उपबंधों का चर्चा है, ठीक है, जिसे जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है रशियन क्रांति। रशियन क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, रशियन क्रांति। आगे हमारा प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है, और ये भारत का 29वां राज्य तब बना था। अभी तो भारत में 28 ही राज्य हैं। आगे प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? मतलब अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो नहीं रहता है, तो वहाँ का कार्यभार कौन संभालता है? तो सही आंसर है उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। आगे प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1960 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। और भी राज्यों के बारे में यहाँ पे दे रखा है। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद। तो भारत के राज्य की सीमाओं को संसद बदल सकती है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? सही आंसर है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया संविधान का, 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास का। अब हम 10 प्रश्न करने वाले हैं आधुनिक इतिहास का, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? कब से कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ए वाला, 1790 से 92, 1790 से 92, ठीक है। तो 4 युद्ध लड़े गए थे मैसूर युद्ध के, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, 1767 से 69 और 80 से 81 से 84, फिर 90 से 92 और लास्ट वाला 1799 में, ठीक है, 1799 में। तो इसका सही आंसर है 1790 से 92। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ था, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त। आप यहाँ पे उसका पूरा सलूशन देख सकते हैं यहाँ पे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 के बीच अंग्रेजों तथा टिप्पू सुल्तान के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर कार्नवालिस ने टिप्पू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के पूर्व ही कार्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। अतः टिप्पू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। 1992 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, ठीक है, जिसके तहत टिप्पू सुल्तान को आधा राज्य और 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को युद्ध हार जाने के रूप में देना पड़ा। तुरंत धनराशि न देने के कारण टिप्पू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने पास रख दिया और टिप्पू के आधे राज्य को निजाम, मराठों और अंग्रेजों में बांट दिया गया। आगे प्रश्न है, यहाँ पे गैप है कि भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है, मैसूर। ए वाला है मैसूर। यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि अम्बा विलास महल, जो कि मैसूर में है, भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है, ठीक है, और यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, कोलकाता।
सी कोलकाता, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। 4 ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है कि जब स्वतंत्रता के समय, जब स्वतंत्रता हमें मिली थी 1947 में, तब भारत के आम जनता के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। तो डाक सेवा थी, टेलीफोन था, रेलवे था, लेकिन कॉल सेंटर नहीं था। ठीक है, कॉल सेंटर नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, ये गलत है। जमींदारों ने कभी भी किसानों की स्थिति सुधारने में मदद नहीं की, बल्कि वो तो स्थिति और बिगाड़ रहे थे। अगला प्रश्न है कि 1850 में अंग्रेजों ने किसकी अवधारणा पेश की, किसकी अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, रेल परिवहन। तो 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। आप यहाँ पे सलूशन देख सकते हैं कि 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारत से कमाए गए अधिशेष लाभ को यहाँ अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया, जिसका ब्याज भी लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता रहा। भारत में प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से थाड़े के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। बम्बई से थाड़े के मध्य 34 किलोमीटर 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चली। हमारा प्रश्न है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश हाल के दौरान की गई थी। तो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ की गई थी। सही आंसर है मद्रास। सही आंसर है मद्रास। आगे प्रश्न है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बस्ती लागू की गई। तो सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है को बंगाल बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किस व्यवस्था को बंगाल बिहार उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास, 10 प्रश्न संविधान, 10 प्रश्न आधुनिक इतिहास। अब हम 10 प्रश्न करेंगे विश्व भूगोल का। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है हमारा कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र। ऑप्शन नंबर डी शुक्र। ये प्रश्न हमने कल करा था। तो आज का हमारा ये प्रश्न है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। तो इसका सही आंसर है शुक्र। तो देखो 8 ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह में से 6 ग्रह जो है वो वामावर्त परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 ग्रह, एक तो शुक्र और दूसरा अरुण। शुक्र और अरुण ये यहाँ पे दे रखा है कि शुक्र तथा अरुण को छोड़कर शेष सभी 6 ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के ग्रह का निकट है, तो उसे पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है वीनस। तो वीनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है। ठीक है, तो वीनस को शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। तो वीनस पृथ्वी के आकार के समान, इसे पृथ्वी के भग्नी ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है। सही आंसर है शुक्र। ऑप्शन नंबर 20। प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शुक्र। तो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि जो बुध है उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, एक तो शुक्र हो गया, एक तो बुध हो गया। प्रश्न है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 शुक्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 शुक्र। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र का नाम रोमन देवी के नाम पे रखा गया है।
अगला प्रश्न है कि सबसे उष्म ग्रह कौन सा है, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शुक्र। तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया हमारा, तो ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, तो दूसरे नंबर पे शुक्र है। तो ये सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य के दूसरे नंबर पे है। प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है। फिर पूछ दिया वही प्रश्न, अत्यंत उष्म मतलब सबसे गर्म। तो इसका सही आंसर है ए शुक्र। ठीक है। प्रश्न है कि शुक्र यानी वेनस, जिसे अंग्रेजी में वेनस कहते हैं, के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। शुक्र ग्रह के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इतना गर्म होता है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ सोल्यूशन देख सकते हैं कि शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प और अन्य तत्व होता है। तो शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है। इसका सही आंसर है बी वाला 6 × 10⁻14 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है। प्रश्न है कि पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किस चाल से शुक्र की परिक्रमा करती है। तो सही आंसर है 67,000 मील प्रति घंटा। 67,000 मील प्रति घंटा। आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया, प्राचीन इतिहास 10, आधुनिक इतिहास 10, संविधान 10, विश्व भूगोल। अब हम 10 प्रश्न करेंगे भारत भूगोल का। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है। किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है। तो यहाँ पे बता दूं कि मान लेते हैं ये भारत है, इधर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो अरब जो इधर होगा, जो राज्य इधर होगा वही अरब सागर से जुड़ा होगा। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही है। ठीक है। और गुजरात यहाँ पे देखिए कि गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1214 किलोमीटर जो है वो तट से जुड़ा है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो ये भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में यहाँ अरब सागर है। तो इसका सही आंसर होगा डी अरब सागर। ठीक है। नीचे हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पे आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, इनमें से कौन भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब ये 2 भागों में बढ़ चुका है, जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, प्रायद्वीपी भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है। प्रायद्वीपी भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। ठीक है। कन्याकुमारी। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीप। जैसे ये है भारत का त्रिकोणीय भाग, इसे ही भारत का त्रिकोणीय भाग कहते हैं, इसे प्रायद्वीप बोला जाता है। तो प्रायद्वीप उसे बोला जाता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो। इधर से भी ये अरब सागर से घिरा है, ये पश्चिम बंगाल से, इधर से हिंद महासागर से, तो ये 3 ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, चारों ओर से, उसे द्वीप बोला जाता है। जैसे लक्षद्वीप हमारा चारों ओर से द्वीप से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। निम्नतम बिंदु यानी सबसे नीचे वाला। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सोल्यूशन में चारों पॉइंट दे रखा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में, इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौहर मोती। सबसे पूर्वी बिंदु किभूती अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और निम्नतम ऊंचाई कुटनाड केरल में है। आगे प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो उसका सही आंसर है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा।
तो यहाँ पे आप कई सारे और देशों की मैप देख सकते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन भारत और किस देश के बीच, तो इसका सही आंसर है चीन। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है वो रेड क्लिफ। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2.4। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, मतलब पूरे दुनिया का 2.4% भारत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 प्रश्न। तो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।